Good morning, students. I am Jaidev Kumar from KVCRP Mukama Hut. I am presenting here with you once again after summer vacation to teach you social science. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस में आपको 4 बुक्स पढ़नी है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। इन 4 बुक्स में मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करता हूँ। समर वेकेशन से पहले आपको इकोनॉमिक्स बुक से फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो बता चुका था। एक वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था, जिस फर्स्ट चैप्टर का नाम था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ा होगा, सीखा होगा, लर्न किया होगा। फिर भी मैं इस 40 दिन के ब्रेक के बाद हम लोग लौटे हैं। एक बार जो प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को और इस लेसन को और आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो एक ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ जो अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपको सबसे पहले बताया गया था कि पालमपुर क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है। आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शंस के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, वो क्या हैं, ये सब बताने के लिए आपको एक इमेजिनरी गांव की स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी गांव का नाम क्या है? पालमपुर। क्लियर? इसकी लोकेशन आपको लेसन में बताया गया है कि जिस तरह से इसका ज्योग्राफिकल एरिया है, जिस तरह से इसका एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एरिया दिया हुआ है बुक में, उसके हिसाब से आपको बुक में बताया गया है कि ये क्या है, एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव लगता है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है? उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर में इस गांव की लोकेशन है। आपको बताया गया था पालमपुर गांव में टोटल फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कुल फैमिलीज कितनी रेजिडाइज करती हैं, निवास करती हैं? 450, 450 फैमिलीज इस इमेजिनरी गांव में रहती हैं। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि इस गांव में जो अपर कास्ट हैं, इस गांव में जो अपर कास्ट की फैमिली हैं वो कितनी हैं? यस, 80 फैमिली अपर कास्ट की बिलोंग करती हैं। ठीक है, कितनी अपर कास्ट की फैमिलीज हैं? 80 फैमिली अपर कास्ट की हैं। साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि जो टोटल फैमिलीज हैं इनका 1/3, 1/3 हिस्सा किसका है? शेड्यूल कास्ट का है, अनुसूचित जाति का है। तो 450, 450 का 1/3 कितना होगा? 150। यानी इस पालमपुर गांव में ऐसी फैमिलीज कितनी हैं? 150 है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि जो ये पालमपुर गांव है इसका टोटल लैंड एरिया कितना है। तो बताया गया टोटल लैंड एरिया ऑफ पालमपुर कितना है? 226 हेक्टेयर, 226 हेक्टेयर इस गांव का टोटल लैंड एरिया है, जिसमें से 226 हेक्टेयर्स में से 200 हेक्टेयर यानी 200 हेक्टेयर ऐसा लैंड है, ऐसी भूमि है जहां इरिगेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यानी इस 226 हेक्टेयर में से 200 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी वहां पर सिंचाई की जा सकती है। जबकि 26 हेक्टेयर ऐसी लैंड है, इस 226 में से 226 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है, ऐसी भूमि है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यानी इस टोटल लैंड में से, कुल भूमि में से 26 हेक्टेयर, 26 हेक्टेयर्स ज़मीन कैसी है? वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी मौजूद नहीं है। क्लियर? टोटल लैंड एरिया 26 हेक्टेयर, इरिगेटेड यानी ऐसा एरिया जो सिंचाई की, जहाँ सिंचाई की जा सकती है वो कितना है? 200,
एंड 26 इसमें सिंचाई नहीं की जा सकती, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही आपको बताया गया था कि जो पालमपुर गांव है इसकी जितनी भी फैमिली हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से 75% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर या कृषि से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। साथ ही आपको बताया गया था कि जो टोटल लैंड एरिया है, जो टोटल लैंड है उसमें सभी फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यानी 226 हेक्टेयर जो ज़मीन है उनमें से वो ज़मीन कितनी फैमिलीज़ में बटी हुई है, यानी इस 450 फैमिलीज़ में कितने ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड नहीं है, कितने फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लैंड है लेकिन बहुत कम है, और कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लैंड बहुत अधिक है। ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, भूमि का वितरण कहा जाता है कि जो ज़मीन है, भूमि है इस गांव में, उस गांव के लोगों के बीच कैसी बटी हुई है, किस प्रकार से उन लोगों में वितरित की गई है। तो टोटल लैंड एरिया की बात करें तो इस पूरे गांव में 150 फैमिली 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस हैं। लैंडलेस को हिंदी में कहते हैं भूमिहीन कहते हैं, यानी जिनके पास भूमि नहीं है। तो 450 फैमिलीज़ में 150 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं, लैंड नहीं है। साथ ही 450 फैमिलीज़ में 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं, 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर, यानी जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। कितनी फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है? 240, 240। और बची हुई 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है, अधिक लैंड है। ठीक है। तो आपको बता दिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इस गांव में कैसा है। 150 फैमिलीज़ के पास कोई भूमि नहीं है, 240 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जबकि 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहां पर लोगों के पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो ये क्या हो गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, भूमि वितरण कहा जाता है, यानी लोगों के बीच भूमि किस प्रकार बटी हुई है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का संगठन कैसा है। संगठन मीन्स आप जानते हैं, संगठन मीन्स ग्रुप, समूह, यानी उत्पादन करने के लिए कोई भी वस्तु आपको, कोई भी गुड्स आपको, मान लीजिए आपको कॉपी प्रोड्यूस करनी है, उत्पादित करनी है, पेन उत्पादित करना है, किताब उत्पादित करनी है, मोबाइल उत्पादित करना है, तो इनके उत्पादन के लिए आपको कुछ ना कुछ आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको मान लीजिए पेन बनाना है तो आपको प्लास्टिक की ज़रूरत होगी, कॉपी बनाना है आपको कागज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, इंक की ज़रूरत होगी, उसको बनाने के लिए, छपाई करने के लिए मशीन की ज़रूरत होगी। तो यही क्या कहा जाए, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, और जब हम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन की, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सभी रिक्वायरमेंट को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का संगठन कहा जाता है। तो आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में 4 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, 4 मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले आपको लैंड चाहिए। जैसे आपको एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर करने के लिए आपको सीड्स की ज़रूरत होगी, लैंड की ज़रूरत होगी, मनी की ज़रूरत होगी, प्लॉट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की होगी, आपको लैंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहीं आप सीड्स स्कैट करेंगे, उसके बाद वहीं से आपको प्रोडक्शन मिलेगा।
ठीक है। साथ ही साथ आपके पास लैंड है और आपको वीट प्रोड्यूस करना है तो आपको लेबर भी चाहिए होगा, ठीक है, लेबर चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, जैसे खेती करने के लिए हल की ज़रूरत होगी, ठीक है, खेती करने के लिए आपको बीज की ज़रूरत होगी, खेती करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र केमिकल्स की ज़रूरत होगी। तो ये सब कहाँ जा, इन सबको हम एक नाम देते हैं, आपको बताया था फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी। लैंड को हिंदी में भूमि कहा जाता है, लेबर को श्रमिक कहते हैं, और जितने अदर रिक्वायरमेंट्स हैं इन लैंड और लेबर के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपकी मशीन हो, चाहे टूल्स हो, चाहे सीड्स हों, चाहे आपके फर्टिलाइज़र हों, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट या कमोडिटीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है लैंड और लेबर के साथ कुछ प्रोड्यूस करने को, उसे हम कहाँ रखते हैं, फिजिकल कैपिटल में रखते हैं। और इन तीनों को, लैंड को, लेबर को और फिजिकल को, जो पर्सन इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसे हिंदी में उद्यम या उद्यमी कहा जाता है, उद्यम या उद्यमी कहा जाता है। तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट कर लेते हैं, यानी फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो क्या हैं, आप फिजिकल कैपिटल को हमने कहा 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम रखते हैं फिक्स्ड कैपिटल को, यानी हिंदी में इसे कहते हैं स्थिर पूंजी, जबकि सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें पहले को हम फिक्स्ड यानी स्थिर पूंजी, दूसरे को वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन में यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे हम बहुत लंबे समय, एक बार हमने परचेज कर लिया, एक बार हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसे प्रोडक्शन में बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, स्थिर पूंजी कहा जाता है। जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। आपने कोई उपकरण, यानी टूल्स को हिंदी में क्या कहेंगे, उपकरण कहेंगे, मशीन को मशीन ही कहते हैं, बिल्डिंग को भवन या इमारत, ठीक है। यानी जहाँ पर आप फैक्ट्री लगाते हैं, उस फैक्ट्री लगाने के लिए जहाँ मशीनें रखते हैं, वहाँ एक आप बिल्डिंग बनवाते हैं, भवन बनवाते हैं, उसी को बिल्डिंग, उसे हम कहाँ रखते हैं, स्थिर पूंजी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, आपने मान लीजिए कोई उपकरण खरीद लिया, कोई टूल खरीद लिया, तो ऐसा नहीं है वो टूल 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या कोई मशीन खरीद ली तो वो 1-2 दिन चलने के बाद ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, या कोई बिल्डिंग बनवा दी वो 2-4 महीने चलेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप टूल्स की बात कर लें, चाहे मशीन्स की बात कर लें, बिल्डिंग की बात कर लें, अगर आपने इनको एक बार बना दिया, खरीद लिया, तो आपके प्रोडक्शन में ये बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे, इनको बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्शन मटेरियल जिसे प्रोडक्शन में बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर पूंजी कहते हैं, जो भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल का ही एक पार्ट होगा। दूसरी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल को कहते हैं, ऐसे प्रोडक्शन एलिमेंट को कहते हैं जो प्रोडक्शन में एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे आपने शुगर का प्रोडक्शन करना है, आपको चीनी बनानी है, तो क्या ज़रूरत होगी उसके लिए, चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, गन्ना यानी शुगर कैन होगा, ठीक है। ये कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, किसके लिए, शुगर बनाने के लिए। तो जब भी आप इस शुगर केन से
शुगर बना लेंगे तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसे बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं किया जा सकता। या मान लीजिए आपने इस शुगर केन को खरीदने की, शुगर बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, शुगर केन, और इस शुगर केन को आप कहाँ से खरीदेंगे, फार्मर से आप इसे परचेज करेंगे और उस फार्मर को आपने मनी दिया, तो ये मनी क्या होगा, आपने फार्मर से शुगर कैन खरीदा तो आपके पास से मनी फार्मर के पास चला गया, आपके पास शुगर कैन आ गया, यानी ये भी आपके पास से तुरंत चला गया। तो ये ऐसी कैपिटल है जो प्रोडक्शन में एक टाइम यूज होने के बाद आपके पास नहीं रहती, समाप्त हो जाती है। तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। और ऐसी भौतिक पूंजी जो उत्पादन में आपने एक बार खरीद ली या बना ली और वो बहुत लंबे समय तक आपके पास रहती है, तो हम उसे स्थिर पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो यही दो पार्ट हैं आपके भौतिक पूंजी के। इतना मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो फिर से आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, बनाए होंगे, उनको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आगे इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है। तब तक के लिए आप ये रिवाइज कीजिए, इसको दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।